दोस्तों, अगर आपने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे देख लो। पिछले पार्ट में मैं उस इलाके के ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन सामने का नजारा देखकर मैं भी हैरान रह गया। वो एक प्राचीन युद्ध भूमि थी जहां अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उधर मेरी भयानक आभा महसूस होते ही चू याओगुआंग भी डर से कांप उठी। उसने भागने वाला टेलिस्मन कसकर पकड़ रखा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो तुरंत भागी नहीं, बल्कि 7 कलर्ड बैम्बू को मजबूती से पकड़े रही। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी। आजकल के युवाओं की हिम्मत सच में काफी बड़ी निकली। असल में वो मेरे हमला करने का इंतजार कर रही थी ताकि यहाँ छिपे खतरनाक जीव को जगा सके। मैंने उसकी चुनौती महसूस कर ली, लेकिन मेरे वर्तमान स्तर और अनुभव के सामने सिर्फ खतरनाक जीव ही डर पैदा कर सकते थे। मैंने सीधे एक उंगली आगे बढ़ा दी। चारों तरफ की तारों वाली रोशनी इकट्ठा होने लगी। बहुत बड़ी और भयानक आभा पल भर में तैयार हो गई। अगले ही पल पूरी युद्ध भूमि टूटकर बिखर गई। ऐसी ताकत के सामने दुनिया में कोई नहीं टिक सकता था। हालांकि चू याओगुआंग समय रहते उस एम्परर टेलिस्मन से बच निकली, लेकिन इस बार उसे पहले से कहीं ज्यादा गंभीर चोट लगी। मैं इस तरह की चीजों का आदी हो चुका था। उसके बाद मैं अनगिनत तारों को पार करता हुआ वहां पहुंचा। इस समय लाल ऊर्जा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके अंदर सोया खतरनाक जीव आखिर जाग गया। मैं भी युद्ध भूमि पर उतर गया। वो खतरनाक जीव एक आदमी था। उसका शरीर देखने में मजबूत लग रहा था, लेकिन उससे सड़न जैसी हवा निकल रही थी। वो आदमी दुनिया को महसूस करते हुए धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा। उसे एहसास हुआ कि लगभग 9 लाख साल बीत चुके थे। वो पूरी तरह गहरी नींद में डूबा रहा और बड़ी आपदा का समय मिस कर गया। लेकिन जैसे ही उसने मुझे खतरनाक जीव के रूप में पहचाना, उसकी आंखों में तुरंत हत्या की भावना भर गई। वो जानना चाहता था कि मैं भविष्य की पीढ़ी का कोई इंसान था या 9 लाख साल पहले का कोई पुराना अस्तित्व। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा वो शायद उन लोगों में से था जो उस समय के ग्रेट एम्परर से खुद को सील करवा लेते थे ताकि बड़ी आपदा आने पर जागकर दुनिया की रक्षा कर सकें। असल में ऐसे लोगों के लिए मेरे मन में कोई नफरत नहीं थी, बल्कि मैं उनका सम्मान करता था। लेकिन आखिर में वो आदमी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसका शरीर धीरे धीरे धूल बनकर बिखर गया। मुझे लगा शायद वो फांग झेन था, वही इंसान जिसे लाल धूल वाले ग्रेट एम्परर ने अपने बराबर माना था। लेकिन अफसोस, उसे इमॉर्टलिटी नहीं मिली। मैंने वहां पड़े कुछ दुर्लभ आध्यात्मिक खजाने उठा लिए और वहां से निकल गया। मेरी वर्तमान साधना इतनी गहरी हो चुकी थी कि दिव्य वस्तु खोने के बाद भी मेरा मन पूरी तरह शांत बना रहा। उधर चू याओगुआंग भागने के बाद कई साल तक छिपी रही। फिर वो सावधानी से बाहर निकली और अपने छोटे भाई वसोंग जिनमिंग से मिली। जब उन्हें यकीन हो गया कि वहां खतरनाक आभा अब सक्रिय नहीं बची, तब जाकर वो अंदर घुसे। इसके बाद उन्होंने जगह जगह बिखरे खजानों की तलाश शुरू कर दी। इस बार उनकी कमाई बहुत बड़ी निकली। हालांकि उन्हें कोई दिव्य वस्तु नहीं मिली, लेकिन उन चीजों की मदद से उनकी प्रगति और तेज हो गई। पलक झपकते 600 साल बीत गए। तीनों दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच चुके थे। बस आखिरी ब्रेक थ्रू बाकी था। आखिर में भाई बहन ने सबसे पहले ब्रेक थ्रू शुरू कर दिया। दोनों ने एक साथ स्वर्गीय परीक्षा को जगा दिया। सबसे ताकतवर रास्ते पर चलते हुए कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। 2 विशाल बिजली समुद्र आसमान से उतर पड़े। अनगिनत दिव्य बिजली की धाराएं तारों भरे आसमान को चीरने लगी। अगर कोई इसे पार कर लेता तो दुनिया का सबसे ऊंचा अस्तित्व बन जाता। तभी भयानक गर्जना के साथ दोनों भाई बहन स्वर्ग के खिलाफ ऊपर बढ़ गए। उन्होंने एक एक करके विनाशकारी बिजली को तोड़ डाला। जल्द ही दोनों का शरीर घावों से भर गया, लेकिन उनकी आभा जरा भी कमजोर नहीं हुई। इसी दौरान कुछ खतरनाक जीव भी जाग उठे। उन्होंने पहचान लिया कि आखिरकार वही दोनों इस स्तर तक पहुंच गए थे और अब पुराने हिसाब चुकाने का समय आ चुका था। 7 कलर्ड बैम्बू ने भाई बहन को बहुत फायदा पहुंचाया था। उसी वजह से वो अपनी पीढ़ी से आगे निकल पाए। लेकिन मेरी चीज इतनी आसानी से लेकर कोई बच नहीं सकता था। अगले ही पल मैंने दोनों पर एक साथ हमला कर दिया। बहुत बड़ी खतरनाक आभा आसमान से टूट पड़ी। ऐसी ताकत देखकर पूरी दुनिया कांप उठी। भाई बहन पहले से तैयार थे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हमला करने वाला वही 7 कलर्ड सर्वोच्च अस्तित्व था। चू जिंगहोंग के शरीर पर एक कवच आ गया। वो उसका दिव्य हथियार था, लेकिन स्वर्गीय बिजली और खतरनाक आभा एक साथ टूट पड़ी। उसका शरीर सीधे बिजली से छेद दिया गया। वो लगभग नीचे गिर पड़ा। उसी समय मेरे हमले ने उसे और दूर उछाल दिया। दूसरी तरफ चू याओगुआंग 7 कलर्ड बैम्बू पकड़े हुए थी। उसकी आभा बेहद तेज थी, लेकिन वो भी हमला नहीं झेल पाई। हालांकि उन्होंने अपनी छिपी आभा छोड़ दी। उनकी चोटें पल भर में काफी हद तक ठीक हो गईं और उनकी आभा फिर से बेहद तेज हो उठी। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी। 2 और खतरनाक जीवों ने भी हमला कर दिया। वो दोनों भी पुराने हिसाब चुकाने आए थे। शुआनलू प्राचीन सम्राट और फेंग त्यानजुन। चू याओगुआंग ने तुरंत दोनों को पहचान लिया, क्योंकि वो पहले भी उनसे टकरा चुकी थी। चू जिंगहोंग के शरीर से लगातार खून बहने लगा। उसका पूरा शरीर लगभग टूट चुका था। चू याओगुआंग की हालत भी बहुत खराब थी, लेकिन दोनों ने आखिरी ताकत जुटाई और फिर ऊपर छलांग लगा दी। इसी पल चू याओगुआंग और ऊंचाई तक पहुंच गई। उसने उस आखिरी सर्वोच्च दीवार को लगभग छू लिया। पूरी दुनिया कांप उठी। लेकिन ठीक उसी समय उसका छोटा भाई पूरी तरह असफल हो गया। वो तारों के सबसे ऊंचे स्थान से नीचे गिर पड़ा। अनगिनत दिव्य बिजली उसकी तरफ टूट पड़ी, यहाँ तक कि उसके दिव्य पत्थर भी बंद हो गए। चू जिंगहोंग वहीं मर गया। वो सीधे महान आरोहण की परीक्षा में खत्म हो गया। चू
जिंगहोंग दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली इंसान था, लेकिन उस पर 3 खतरनाक जीवों ने एक साथ हमला कर दिया था। अपने भाई की मौत देखकर चू याओगुआंग की आंखें खून से भर उठीं। उसने कई बार इस तरह के दुखद नतीजों की कल्पना की थी, लेकिन सच में ऐसा होने पर वो खुद को संभाल नहीं पाई। उधर उसकी अपनी हालत भी सीमा तक पहुंच चुकी थी। एक के बाद एक स्वर्गीय बिजली उस पर गिर रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि तारों की गहराई से फिर खतरनाक आभा उठी और सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके दिल में निराशा भर गई, क्योंकि वो अब एक और खतरनाक हमला नहीं झेल सकती थी। सिर्फ यही एक वार उसे नीचे गिराने के लिए काफी था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सोंग जिनमिंग अचानक उसके सामने आ गया। दिल में छिपी किसी भावना की वजह से वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने चू याओगुआंग के लिए सर्वोच्च खतरनाक जीव का हमला सीधे झेल लिया। उसी पल उसका शरीर लगभग चकनाचूर हो गया। चू याओगुआंग पूरी तरह हिल गई, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी सोंग जिनमिंग अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी रक्षा कर रहा था। तभी एक और खतरनाक आभा फूटी। सोंग जिनमिंग ने टूटे शरीर को संभालते हुए फिर सामने आकर हमला रोक लिया। इसके बाद वो पीछे जाकर गिर पड़ा। कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा बचा या नहीं, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर चू याओगुआंग ने आखिरी कदम पार कर लिया। बहुत बड़ी आभा उसके शरीर में उमड़ पड़ी। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन उसी समय फिर एक खतरनाक जीव ने हमला कर दिया। वो अब भी नए एम्परर को जन्म लेने से रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने टूटा हुआ 7 कलर्ड बैम्बू लहराया और उसी पल दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गई। पूरा ब्रह्मांड जोर से कांप उठा। इस समय तारों भरे आसमान के सबसे ऊंचे स्थान पर सिर्फ एक इंसान खड़ा था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। आंखों से सबसे ताकतवर दिव्य रोशनी निकल रही थी। चारों तरफ सम्राटीय आभा फैल चुकी थी। चू याओगुआंग आखिर ग्रेट एम्परर बन गई। वो इस युग की अंतिम विजेता बन चुकी थी। उसकी सिर्फ आभा ही खतरनाक जीवों के मन में डर भरने के लिए काफी थी। अब कोई भी आसानी से दुनिया में तबाही मचाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर भी वो अपने पुराने दुश्मनों को नहीं भूली। जहां तक सोंग जिनमिंग की बात थी, चू याओगुआंग ने उसे समय रहते बचा लिया, लेकिन वो अपंग हो चुका था। उसकी साधना की नींव पूरी तरह टूट गई थी। अब वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता था। चू याओगुआंग ने आसमान की तरफ देखा। उसकी सम्राटीय आभा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। अब उसने उन खतरनाक जीवों की तलाश शुरू कर दी जिन्होंने उस पर हमला किया था। वो सिर्फ 2 लोगों की पहचान कर पाई। एक था शुआनलू प्राचीन सम्राट, दूसरा था फेंग तियानजुन। बाकी 2 की पहचान वो नहीं कर पाई। उसे सिर्फ इतना पता चला कि उनमें से एक लाइफ डाओ वाले रास्ते का इस्तेमाल करता था और दूसरा प्राचीन बर्फ वाले रास्ते का। चू याओगुआंग किसी को छोड़ने वाली नहीं थी, भले ही ये दुश्मनी उसके और उसके भाई की वजह से शुरू हुई थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वो छोटी चोर आखिर ग्रेट एम्परर बन जाएगी, लेकिन अब जो होना था हो चुका था। मैंने फिलहाल खुद को शांत किया और फिर अपनी इमोर्टल साधना के रास्ते पर लौट गया। ग्रेट एम्परर बनने के बाद चू याओगुआंग को चू जुए ग्रेट एम्परर कहा जाने लगा। आने वाले हजारों सालों तक वो अपनी शक्ति को और मजबूत बनाती रही, साथ ही अपने खतरनाक दुश्मनों की तलाश भी जारी रखी। ग्रेट एम्परर बने 4000 साल बीतने पर उसे महसूस हुआ कि सोंग जिनमिंग अब मरने वाला था, इसलिए उसने उसकी जिंदगी बढ़ा दी। इतना ही नहीं, उसने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए सोंग जिनमिंग को चुना। उसका रवैया बहुत कठोर था। वो सोंग जिनमिंग को मना करने का मौका तक नहीं देना चाहती थी। 8000 साल बाद चू याओगुआंग ने आखिर शुआनलू प्राचीन एम्परर का ठिकाना खोज लिया। उसने बिना हिचक हमला कर दिया। पल भर में पूरा छिपा हुआ इलाका तबाह हो गया। मजबूर होकर शुआनलू प्राचीन एम्परर को बाहर आना पड़ा। इसके बाद सर्वोच्च अस्तित्वों की भयानक लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि शुआनलू प्राचीन एम्परर पूरी तरह बूढ़ा नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने पुराने सबसे ताकतवर समय जैसा भी नहीं बचा था। आखिर में चू याओगुआंग ने उसे मार गिराया। इसके बाद भी उसने अपने बाकी दुश्मनों की तलाश नहीं छोड़ी। वो कई प्राचीन खतरनाक इलाकों तक पहुंच गई और वहां भी कई भयानक लड़ाइयां हुई। आखिरकार ग्रेट एम्परर बने 15000 साल बाद उसने फेंग तियानजुन को भी खोज निकाला और उसे भी बेरहमी से खत्म कर दिया। लेकिन वो सिर्फ इतना ही कर पाई। बाकी 2 खतरनाक सर्वोच्च अस्तित्वों का कोई सुराग नहीं मिला। सबको लगा अब वो हार मान लेगी, लेकिन आखिर में उसने खुद को दिव्य शक्ति में सील कर लिया और खुद भी खतरनाक अस्तित्व बन गई। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि दुश्मनों के लौटने का इंतजार कर सके और फिर उन्हें अपने हाथों से खत्म कर दे। उसका स्वभाव शुरू से ऐसा ही था। जब मेरी उम्र 48,000 साल हुई तब चू जुए ग्रेट एम्परर आखिर खत्म हो गई। इस युग का अंत घोषित हो चुका था, लेकिन मुझे हमेशा महसूस होता रहा कि उसके भीतर कुछ गड़बड़ थी। मुझे शक हुआ कि वो भी खतरनाक अस्तित्व बन चुकी थी और ये मेरे लिए अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि हमारे बीच अब भी दुश्मनी बाकी थी। भले ही शुरुआत उसी ने की थी, लेकिन इतने लंबे समय बाद सही और गलत का कोई मतलब नहीं बचता था। जब मैंने चू जुए ग्रेट एम्परर से दुश्मनी की थी तब मैंने लाइफ डाओ वाला रास्ता इस्तेमाल किया था। अब दोनों ही एक दूसरे को खत्म करने की योजना बना रहे थे। 48,000 साल जीने के बाद मैं भी असली खतरनाक अस्तित्व बन चुका था। मेरी सोच और नजर अब उन्हीं खतरनाक जीवों जैसी हो गई थी। उनमें से कई के अपने अपने बड़े दुश्मन थे। बहुत कम खतरनाक जीव ऐसे थे जो पूरी तरह अकेले रह सके, लेकिन आखिर में वो सभी खत्म हो जाएंगे। सिर्फ मैं ही इमॉर्टल और सबसे ताकतवर रास्ते पर आगे बढ़ता रहूंगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हाइप कर देना दोस्तों।